अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेक्टर बायोलॉजी चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 9 जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन कंसंट्रेशन को सीखना है। एसएलओ के अंदर हमें कहा गया कि जो यूरिन कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेन कैसे करें, काउंटर करंट और हार्मोनल मैकेनिज्म्स को लेकर हम यूरिन कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करें। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये बताएं कि किस तरह से काउंटर करंट और हार्मोनल मैकेनिज्म्स मिलकर ज़रूरत पड़ने पर यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाते हैं। तो दोनों जो मैकेनिज्म्स हैं, काउंटर करंट और हार्मोनल मैकेनिज्म्स, इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने का मतलब है क्या। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है इसमें फ्लूइड्स हैं जिनको बॉडी फ्लूइड्स कहते हैं, जैसे कि वाटर है। इन बॉडी फ्लूइड्स का मेजर कंपोनेंट जो है वो वाटर होता है। और जब कभी स्टूडेंट्स जो वाटर है उसकी डेफिशिएंसी होगी इन बॉडी फ्लूइड्स में, जैसे कि ब्लड है या बॉडी के अंदर पानी की कमी है, या ब्लड में कह लो पानी जो है वो नॉर्मल से कम है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो स्टूडेंट्स जो किडनीज हैं फिर उनका ये काम बनता है ना कि वाटर को बॉडी के अंदर रोकें, रिटेन करें, बाहर ना जाने दें। वो वाटर को रिटेन करना चाहिए है। क्यों? बॉडी में तो पानी की पहले से ही कमी है। अगर किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करेंगे, ब्लड को जब फिल्टर करेंगे तो ब्लड में से तो वाटर निकल कर जो है वो नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगा। तो अगर ब्लड जो है उसमें से वाटर निकल कर नेफ्रॉन में आ गया तो ब्लड में तो पानी की कमी होगी, पहले से ही पानी कम था और कमी हो गई। तो नेफ्रॉन में जो स्टूडेंट्स वाटर आ चुका, फिल्ट्रेट का जो हिस्सा बन चुका, उस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट करके, जो हमने पीछे लेक्चर्स के अंदर प्रोसेस पढ़ा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो उसका मतलब है कि फिल्ट्रेट में से वाटर को मैक्सिमम जो है वो रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेजना चाहिए। क्योंकि अगर वो फिल्ट्रेट के अंदर ही पानी रहा तो उस फिल्ट्रेट से तो यूरिन बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर वाटर को वापस नहीं भेजा जाएगा तो वाटर यूरिन का हिस्सा बन जाएगा और आउट ऑफ द बॉडी रिमूव हो जाएगा। अगर पानी को बॉडी के अंदर रिटेन करना है, रोकना है, तो ज़रूरी है कि फिल्ट्रेट में से वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजा जाए। तो अगर ऐसा किया जाता है और फिल्ट्रेट से वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेजा जाता है, तो जो फिल्ट्रेट होगा उसमें वाटर बहुत थोड़ा होगा। तो उसका मतलब उस फिल्ट्रेट से जो यूरिन बनेगा उसमें वाटर बहुत थोड़ा होगा, और ऐसे यूरिन को स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड यूरिन का नाम देंगे। तो इसका मतलब है कि यूरिन को कंसंट्रेट कर दिया गया। तो जो यूरिन कंसंट्रेशन है इसका फिर मतलब हमने जान लिया कि यूरिन कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर किस तरह से मैक्सिमम वाटर जो है वो फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब करना है। और जब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाटर की हो जाएगी तो जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बनेगा। अब इस कंसंट्रेटेड यूरिन को स्टूडेंट्स हम एक और नाम भी देते हैं, और वो नाम है हाइपरटोनिक यूरिन। वो जो तीन टर्म्स आपने पढ़ी थी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, तो जो हाइपरटोनिक की टर्म है ये लगेगी कंसंट्रेटेड के लिए। क्योंकि जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो या कोई भी चीज़ हो, लाइक जैसे यूरिन यहाँ कंसंट्रेटेड है, उसमें सॉल्वेंट रिलेटिवली कम है और सोल्यूट्स रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो कंसंट्रेटेड है और इसी वजह से हम उसको हाइपरटोनिक की जो टर्म है वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड यूरिन इज़ आल्सो नोन एज हाइपरटोनिक यूरिन। और यूरिन को कंसंट्रेट करने का मतलब है जो फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करना। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, वैसे तो उसमें तकरीबन हर जगह पे ही वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन हाइपरटोनिक यूरिन बनाने के लिए, और स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक यूरिन बनाना है तो वाटर की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए नेफ्रॉन के कुछ हिस्से खास स्पेशलाइज्ड होने चाहिए। दो पार्ट्स जो हैं नेफ्रॉन के वो इस काम के लिए ख़ास तौर पे स्पेशलाइज्ड है। एक है स्टूडेंट्स लूप ऑफ एनले और दूसरा है कलेक्टिंग डक्ट। ये दो खास पार्ट हैं, स्पेशलाइज्ड पार्ट हैं हाइपरटोनिक या कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। और इसके पीछे दो एक्टिविटीज़, दो मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। एक काउंटर करंट मैकेनिज़्म, या पूरा नाम लो तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म,
और दूसरा है स्टूडेंट्स हार्मोनल मैकेनिज्म। अब हमारा जो मेजर टास्क है वो है कि हम वन बाय वन इन दोनों मैकेनिज्म्स को डिस्कस करें, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोनल। तो आगाज़ तो हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म से लेंगे और हम देखेंगे कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म किस तरह से जो है वो मैक्सिमम वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाने में अपना रोल प्ले करता है। लेकिन उससे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। हमें अच्छी तरह समझने के लिए हमें ये देखना है कि इसको काउंटर करंट का नाम क्यों दिया, बाद में हम देखेंगे इसको मल्टीप्लायर क्यों कहा जा रहा है और साथ ही हम देखेंगे कि किस तरह से ये वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है। तो स्टूडेंट्स इन तमाम बेसिक चीज़ों को समझने के लिए पहले हम जाते हैं और जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसको रिकॉल करते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स ये रेनल कार्पसल वाला पार्ट, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले ये यू शेप पार्ट, देन ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। अब जो लूप ऑफ हैनले का ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो ट्यूबुलर पार्ट है लूप ऑफ हैनले का, इसके आसपास किसी तरह की ब्लड कैपिलरीज नहीं है, लेकिन असल में हकीकत में इसके आसपास ये पूरे ट्यूबुलर के आसपास जो है स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं कि जैसा आप इस फिगर में डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये स्टूडेंट्स चूँकि इस ट्यूबुलर पार्ट के आसपास हैं, सराउंडिंग में, लिहाजा इन ब्लड कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का एक पार्ट जो है वो लूप ऑफ हैनले के साथ साथ है। लूप ऑफ हैनले यू शेप्ड है, तो आप देख सकते हो कि उसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स इस पेरीट्यूबुलर पार्ट का पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का एक हिस्सा है जो बिल्कुल वैसा ही लूप ऑफ हैनले की तरह ही यू शेप्ड है। ये हिस्सा जो लूप ऑफ हैनले के साथ साथ है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का, ये हिस्सा स्टूडेंट्स वैजा रेक्टा कहलाता है। तो अब हमने क्या करना है कि ये पार्ट लूप ऑफ हैनले और उसके बाहर जो यू शेप्ड कैपिलरी का पार्ट है वैजा रेक्टा, इसको अलग कर लेना है। अगर इसको अलग करें तो स्टूडेंट्स इस तरह का फिगर आपको जो है वो दिखने को मिलेगा, या मैंने आपके लिए इसको बना लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। इसमें जो इनर पार्ट है ब्लूइश, ये स्टूडेंट्स इंडिकेट कर रहा है लूप ऑफ हैनले को, और फिर स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो रेड से ट्यूब की तरह यू शेप पार्ट है ये हो गया स्टूडेंट्स कैपिलरी का हिस्सा वैजा रेक्टा। तो अभी तक हमने तो सिर्फ आइडेंटिफाई किया लूप ऑफ हैनले और वैजा रेक्टा को। अब हम जो पहली चीज़ सीखेंगे इसमें वो ये है कि इसमें जो हम मैकेनिज़्म देख रहे हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म, तो उसको काउंटर करंट का नाम क्यों दिया। स्टूडेंट्स काउंटर कहते हैं अपोजिट को और करंट कहते हैं फ्लो को। तो काउंटर करंट का जो लफ्ज़ी मतलब हुआ है वो स्टूडेंट्स हुआ अपोजिट फ्लो। और यहाँ पे फिर एक सवाल पैदा होता है कि अपोजिट फ्लो फिर किस चीज़ का हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो लूप ऑफ हैनले को एक नज़र से देखो, तो लूप ऑफ हैनले में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था बन गया ऊपर, वो इसमें फ्लो करेगा, मूव करेगा। लूप ऑफ हैनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या सिंपली फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करता जा रहा है। फिर यहाँ पे ये बेंड है, इसमें इस तरफ मूव करेगा, और फिर अगला जो पार्ट है उसमें जो फिल्ट्रेट है वो अपवर्ड मूव करता जा रहा है। तो आपने नोट किया कि लूप ऑफ हैनले के जो दो लिम्ब्स हैं इनमें जो फिल्ट्रेट है उसका फ्लो अपोजिट है। फिर यहाँ पे आपको अपोजिट फ्लो नज़र आया, काउंटर करंट जो है वो नज़र आया। एक और भी काउंटर करंट मैं आपको बताता हूँ, जो वैजा रेक्टा है ना स्टूडेंट्स, ये चूँकि ब्लड कैपिलरी है तो इसके अंदर जो चीज़ फ्लो कर रही है वो तो ब्लड हुआ। तो स्टूडेंट्स दिलचस्प बात यह है कि लूप ऑफ हैनले का जो असेंडिंग लिम्ब है उस असेंडिंग लिम्ब के साथ जो वैजा रेक्टा का लिम्ब है, वैजा रेक्टा का पार्ट है, उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। ये याद रखिएगा। दिलचस्प बात भी है कि जो असेंडिंग लिम्ब है उसके साथ वैजा रेक्टा का जो हिस्सा है उसमें ब्लड की डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें वैजा रेक्टा में यहाँ पे वैजा रेक्टा का जो लिम्ब है, अगर इसको वैजा रेक्टा का ये लिम्ब कहें तो ये फिर वैजा रेक्टा के लिए तो ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया ना। तो इसको आप चाहो तो वैजा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब कह सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये नाम इस्तेमाल होता है। लेकिन आप इसको सिंपली यूँ कह लो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले
उसके साथ वेजा रेक्टा का जो पोर्शन है उसमें ब्लड का फ्लो डाउनवर्ड, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, उसके साथ जो वेजा रेक्टा है उसमें ब्लड का फ्लो है स्टूडेंट्स अपोजिट। तो आपने देखा कि जो वेजा रेक्टा है उसके जो दो लिम्ब्स हैं उनमें ब्लड का फ्लो है और वो फ्लो जो है वो अपोजिट है। तो इस तरह से ब्लड का फ्लो हो या लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसका फ्लो हो, दोनों तरह का जो फ्लूइड्स हैं इनके इन लूप्स के अंदर ये जो दो लूप्स हैं इनके लिम्ब्स के अंदर अपोजिट फ्लो है। जो ब्लड है वो वेजा रेक्टा के दोनों लिम्ब्स में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्ब्स में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ जो फ्लूइड्स का इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टूडेंट्स काउंटर करंट कहलाता है। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा ये काउंटर करंट वर्ड इसका मतलब क्या है और जो नेफ्रॉन है उसमें हमें ये काउंटर करंट कहाँ देखने को मिलेगा। अभी ये समझना बाकी है कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये किस तरह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, और फिर इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहते हैं, वो मल्टीप्लायर का जो वर्ड है उसका कंसेप्ट भी हम सीखेंगे। तो ये जान लेने के बाद कि काउंटर करंट का नाम क्यों इसको दिया, अब ये जान लेते हैं स्टूडेंट्स के इसको फिर ये किस तरह से काउंटर करंट जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करेगा। तो अगेन वही फिगर आपके सामने स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया लूप ऑफ हेनले का और ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। तो स्टूडेंट्स ज़रा डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब की वाटर परमेबिलिटी की बात करें तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर परमिएबल है। वाटर परमिएबल होने का मतलब है कि अगर वाटर इसमें से जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है ना, इस जो डिसेंडिंग लिम्ब है डाउनवर्ड कौन मूव करेगा, फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर मौजूद है। तो वाटर परमिएबल होने का मतलब है कि अगर यहाँ से वाटर बाहर निकलना चाहे तो जो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो उस वाटर को बाहर जाने देगा, उसको रोकेगा नहीं। ये है वाटर परमिएबल होने का मतलब। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो तो है वाटर परमिएबल, लेकिन स्टूडेंट्स जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर परमिएबल नहीं है बल्कि वो वाटर इम्परमिएबल है। और वाटर इम्परमिएबल होने का मतलब जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स ये वाटर को बाहर नहीं जाने देगा। बेशक कंडीशंस ऐसी बन जाएं कि वाटर बाहर जा सकता हो, लेकिन ये वाटर को बाहर नहीं जाने देगा। अब अगर इसकी वजह जानना चाहें कि जो लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्यों वाटर परमिएबल है, असेंडिंग लिम्ब क्यों वाटर परमिएबल नहीं है, तो उसकी वजह स्टूडेंट्स जानने के लिए आपको सेल लेवल पे बात करना पड़ेगी। ज़ाहिर है ये लूप ऑफ हेनले एक तरह की ट्यूब ही तो है, ट्यूबुलर पार्ट है जो यू शेप्ड है, तो इसके सेल्स हैं और जो सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स हैं और जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो ये ट्यूबुलर पोर्शन जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सेल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। चले एक दूसरी तरफ भी हम जो है वो कुछ सेल्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि पूरा पाइप जो है वो हम शो कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक ट्यूबुलर पोर्शन ले लिया स्टूडेंट्स, और आप देख सकते हो कि ये जो ट्यूबुलर पोर्शन है ये एपिथेलियल सेल से मिलके बना है, एक ये पाइप सेल से मिलके बना है। तो स्टूडेंट्स अगर वाटर ने यहाँ से बाहर निकलना है तो उसका मतलब है कि ये सेल्स जो हैं ये अलाउ करेंगे तो वाटर बाहर निकलेगा, अगर सेल्स अलाउ नहीं करेंगे तो वाटर बाहर नहीं निकलेगा। और सेल्स को अलाउ करने या ना करने का मतलब है कि सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, वो अलाउ करती हैं या नहीं करती हैं। तो स्टूडेंट्स जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, उसमें आप जानते हैं कि लिपिड बाइलेयर है और लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं। एम्बेडेड प्रोटीन्स में से स्टूडेंट्स एक टाइप होती है एक्वापोरेंस की। एक्वापोरेंस ये ख़ास तरह की प्रोटीन्स हैं और ये वाटर चैनल्स बनाती हैं। एक्वा प्रोटीन्स, एक्वा पानी के लिए, पोरेंस का मतलब होता है सुराख, पोर्स। तो इसका मतलब है कि ये पानी के रास्ते हैं, वाटर चैनल्स हैं जो कि अलाउ करेंगे कि यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर वाटर बाहर भेजा जा सके। तो जहाँ जहाँ वाटर चैनल्स होंगे वो पार्ट जो है वाटर परमिएबल होगा, और जहाँ जहाँ ये वाटर चैनल्स या एक्वापोरेंस नहीं होंगे वो पार्ट जो है वो वाटर इम्परमिएबल होगा। तो अगर हम लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्ब्स को स्टडी करें तो हमें मालूम होता है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है
यहाँ ये जिन सेल से बना है उन सेल्स की मेम्ब्रेन्स में एक्वापोरेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लिहाजा ये वाटर परमिएबल है। और जो असेंडिंग लिम्ब है, इसके जो सेल्स हैं उन सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर एक्वापोरेंस या ये वाटर चैनल जो हैं वो नहीं होते, लिहाजा वो वाटर इम्परमिएबल है। अब ये जान लिया, इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि भाई किस तरह से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करेगा। स्टूडेंट्स, अब हमने इस फिल्ट्रेट जो लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, इसमें से वाटर को बाहर निकालना है। अगर इसमें से वाटर को बाहर निकालना है तो इसके लिए आपको कंडीशन रिकॉल करना होगी, ऑस्मोसिस का कंसेप्ट रिकॉल करना होगा। ऑस्मोसिस का कंसेप्ट हमें बताता है स्टूडेंट्स कि वाटर उस तरफ जाता है जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जो कंसंट्रेटेड रीजन होगा, जो हाइपरटोनिक रीजन होगा, जहाँ मोर साल्ट्स होंगे, वाटर उस तरफ मूव करता है। हमेशा वाटर वहीं जाएगा जहाँ साल्ट्स ज़्यादा होंगे। तो अगर हम इस फिल्ट्रेट जो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट मौजूद है, इस फिल्ट्रेट से वाटर बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये जो स्पेस है स्टूडेंट्स, ये जो जगह है, इस स्पेस में जो फ्लूइड है या जो कंटेंट है या जो स्पेस है, इसको कंसंट्रेटेड बनाना पड़ेगा। अगर ये स्टूडेंट्स स्पेस जो है वो कंसंट्रेटेड बन जाती है, या यूं कह लें कि ये स्पेस जो है वो हाइपरटोनिक बन जाती है, तो फिर वाटर जो है या जब इन्वायरमेंट जो है, सराउंडिंग जो है वो हाइपरटोनिक है, तो इस फिल्ट्रेट से वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जो है ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि इस फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर आ जाए। अगर इस फिल्ट्रेट में से वाटर बाहर निकालना है तो सराउंडिंग को हाइपरटोनिक बनाना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड बनाना पड़ेगा। सवाल पैदा होता है कि ये जो स्पेस है, जो सराउंडिंग पे स्पेस है, यहाँ पे फ्लूइड होता है, चले मैं नाम भी बता देता हूँ। ये जो स्टूडेंट सराउंडिंग पे स्पेस है, किसी भी टिश्यू के अंदर जो स्पेस है स्टूडेंट्स, उसको हम आमतौर पर नाम देते हैं इंटरस्टिशियम का। ये जो इंटरस्टिशियम है, इसके अंदर आपको एक फ्लूइड देखने को मिलता है और उस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। ये कहीं हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है वहाँ पे देखा था, ये टर्म्स हम पढ़ के आए हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो यहाँ पे मौजूद होता है। अगर वाटर बाहर निकालना है इस फिल्ट्रेट से, तो जो सराउंडिंग में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको हाइपरटोनिक बनाना है। अगर सराउंडिंग में इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाइपरटोनिक बनाना है तो उसका मतलब है कि इसमें साल्ट्स का इजाफा करना पड़ेगा, साल्ट्स ऐड करना पड़ेंगे। फिर सवाल पैदा होता है वो साल्ट्स कौन ऐड करेगा? तो इसके लिए स्टूडेंट्स अब रोल जो प्ले करने जा रहा है वो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले का ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, लेकिन ये साल्ट्स को बड़ी आसानी से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से बाहर निकाल सकता है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स फिल्ट्रेट जो है असेंडिंग लिम्ब से गुजरेगा, उस फिल्ट्रेट में सोडियम आइंस हैं, क्लोराइड आइंस हैं, पोटाशियम के आइंस हैं और कुछ आइंस हैं। तो ये जो असेंडिंग लिम्ब है स्टूडेंट्स, उसमें से ये जो डिफरेंट तरह के आइंस हैं उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर की तरफ निकाल देगा। सोडियम आयन जो है वो बाहर आ गया, क्लोराइड आयन उसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर फेंक दिया, असेंडिंग लिम्ब ने फिल्ट्रेट से ये आयंस बाहर फेंकता जा रहा है। पोटाशियम आयन को जो है वो बाहर फेंक दिया और कुछ कार्बोनेट आयंस वगैरह को जो है वो बाहर निकाल दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। हम फोकस करेंगे सोडियम और क्लोराइड आयंस के ऊपर। सोडियम और क्लोराइड को मिला के बात करें तो हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। तो हम सिर्फ इन दो के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। तो असेंडिंग लिम्ब ने सोडियम क्लोराइड को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर फेंक दिया। अब जब सोडियम क्लोराइड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यहाँ बाहर भेजा जा रहा है, तो वो सोडियम क्लोराइड इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जमा होता जा रहा है, इसमें आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है, जो साल्ट है, वो सोल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन राइज करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जब सोल्यूट की या साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाए तो स्टूडेंट्स वो चीज़ कैसी बन जाती है? कंसंट्रेटेड, यानी हाइपरटोनिक। तो जो
इंटरस्टिशियल फ्लूइड है स्टूडेंट्स वो हाइपरटोनिक बन जाएगा। किसकी वजह से? असेंडिंग लिम्ब की एक्टिविटी की वजह से। असेंडिंग लिम्ब ने एक काम किया ज़बरदस्त किस्म का कि जो आइंस हैं ख़ास तौर पे सोडियम और क्लोराइड आइंस उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पंप कर दिया, जिससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक। अब अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया है हाइपरटोनिक तो हम जानते हैं कि वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़ कर जाता है उस तरफ जो कि हाइपरटोनिक हो या कंसनट्रेटेड हो। तो ये बाहर वाला पार्ट इस तरफ भी, हर तरफ आप इसको एक ही तरह से कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन लेबल किसी एक तरफ से आप कर लें, यहाँ दरमियान में भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही इंटरस्टिशियल जो है वो फ्लूइड मौजूद है। तो ये जो सराउंडिंग है लूप ऑफ हेनले की, ये हाइपरटोनिक हो गई है। क्यों? ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब जब ये हाइपरटोनिक हो गई तो स्टूडेंट्स जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, इसमें से वाटर बड़ी आसानी से अब डिफ्यूज़ करना शुरू कर देगा, या आप कह लें ऑस्मोसिस की इस वाटर की ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगी, आउटवर्ड एक्सो ऑस्मोसिस होगी, बाहर की तरफ वाटर ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स यही तो हम चाहते थे कि जो यहाँ पे फिल्ट्रेट मौजूद है उस फिल्ट्रेट से वाटर जो है वो बाहर आ जाए, ताकि उस वाटर को फिर इस वेजा रेक्टा में या जो ब्लड कैपिलरी है सराउंडिंग में उस वाटर को इस ब्लड कैपिलरी में भेजा जा सके। और जब वाटर को यहाँ से निकाल कर ब्लड कैपिलरी में भेजना है तो उसका मतलब है कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, वापस वो ब्लड में चला गया। तो इसके लिए ज़रूरी था कि पहले हम वाटर को ऐसी कंडीशन तो क्रिएट करें जिससे वाटर जो है वो बाहर तो निकले वो जो फिल्ट्रेट है उसमें से। तो वो कंडीशन जो है वो क्रिएट हुई, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है हाइपरटोनिक हुआ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब स्टूडेंट्स कुछ और बातें जो है वो हमने करनी है, इसके साथ स्टेप बाय स्टेप हम मूव कर रहे हैं, वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि किस तरह से वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक हो चुका है। अब तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसका मतलब है कि इसमें जैसे जैसे जो स्टूडेंट्स इसमें मौजूद है फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वाटर उसमें से बाहर निकलता जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि भाई यहाँ टॉप पे जो फिल्ट्रेट है उसमें पानी ज़्यादा है या यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब की जो बॉटम है यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर वाटर ज़्यादा है? तो आप बताओगे कि भाई यहाँ से तो उसने वाटर ने या फिल्ट्रेट ने डाउनवर्ड मूव करना शुरू किया, तो यहाँ अभी उसके अंदर जो है वो फिल्ट्रेट में काफ़ी वाटर मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है उसमें वाटर की कमी होती जा रही है क्योंकि वाटर बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि नीचे आकर उसमें से काफ़ी वाटर जो है वो निकल चुका है। इसका मतलब हुआ कि वाटर निकल रहा है। तो अब किसी सोल्यूशन में से जब वाटर निकाल देते हो, आप रिमूव कर देते हो, तो मुझे बताओ कि वो सोल्यूशन जो है वो कैसा बनता है? वाटर रिमूव करने पे कोई भी सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। अब अगर इस फिल्ट्रेट की बात की जाए तो टॉप के ऊपर जो है फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे मूव करता जा रहा है फिल्ट्रेट जो है वो कंसनट्रेटेड से कंसनट्रेटेड होता जा रहा है। क्यों? फिल्ट्रेट में से पानी जो है वो बाहर आ रहा है, और फिल्ट्रेट में से पानी जब बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है सॉल्वेंट कम हो रहा है, और जब सॉल्वेंट कम होता है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ कि वो चीज़, वो सोल्यूशन, वो मिक्सचर कंसनट्रेटेड हो गया। तो यहाँ से फिल्ट्रेट की कंसनट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती बढ़ती यहाँ पे फिल्ट्रेट की कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है इस बैंड से। और यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो आगे उल्टा होगा, ऑपोजिट काम होगा, क्योंकि आगे है असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर को तो नहीं छेड़ता, लेकिन वो साल्ट्स को बाहर निकालता जाता है, सोडियम को बाहर निकालता जाएगा, क्लोराइड आयन को बाहर निकालता जाएगा, पोटाशियम आइंस को स्टूडेंट्स वो बाहर निकालता जाएगा, बाकी आइंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर निकालता जाएगा। इसका मतलब है कि जो फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब को मिला था, असेंडिंग लिम्ब क्या कर रहा है, उस फिल्ट्रेट से स्टूडेंट्स वो आइंस को बाहर निकाल रहा है। और जब किसी फिल्ट्रेट से, जब किसी सोल्यूशन से
आइंस को या सोल्यूट्स को कम किया जाता हो, रिमूव किया जाता हो, तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो यहाँ ये जो बेंड है, बेंड तक तो उस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन बेंड के बाद उस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाएगी, कम होती, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, फिल्ट्रेट डाल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि उसमें से सोल्यूट्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अब इसमें इस पूरी बात को समराइज करूं तो मैं बताना चाहता हूं कि जब फिल्ट्रेट यहाँ से डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है, और फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लेब में अपवर्ड मूव कर रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन के साथ क्या हो रहा है। जब डिसेंडिंग लेब में जो फिल्ट्रेट है डाउनवर्ड मूव करता है तो वाटर के निकलने से या सॉल्वेंट के निकलने से फिल्ट्रेट कंसनट्रेटेड से कंसनट्रेटेड होता जाता है और इस बैंड पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाती है। उसके बाद असेंडिंग लेम में फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ क्या होता है, असेंडिंग लेम चूँकि साल्ट्स को बाहर निकाल रहा है तो साल्ट्स के बाहर निकलने की वजह से असेंडिंग लेम में जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, क्योंकि साल्ट्स बाहर आ रहे हैं। तो अपवर्ड मूव करें तो स्टूडेंट्स असेंडिंग लेम में फिल्ट्रेट ऊपर जाते हुए डाइल्यूट होता जाता है, डिसेंडिंग लेम में फिल्ट्रेट नीचे आते हुए कंसंट्रेटेड होता जाता है। अब इसको मैं आपके लिए एक फिगर की मदद से दिखाना चाहता हूँ। इस फिगर में आप देख सकते हैं नंबर्स की मदद से कि जब फिल्ट्रेशन हुई है स्टूडेंट्स, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना था तो उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो 300 यूनिट्स होती है। ब्लड की भी यही नॉर्मल 300 यूनिट्स जो है वो कंसंट्रेशन है। यूनिट भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। देन वो फिल्ट्रेट जो है स्टूडेंट्स इंटर हुआ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और देन लूप ऑफ फैनले में। यहाँ से आप देखो कि उस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, 300 से 350 हुआ, क्यों, वाटर बाहर निकल गया। फिर 350 से 400, क्यों, वाटर मज़ीद बाहर जा चुका। फिर 600 पे, क्योंकि फर्दर वाटर बाहर जो है वो निकलता जा रहा है। फिर 800 मज़ीद वाटर बाहर जा चुका तो फर्दर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। फिर 1000 और फिर 1200 उस बैंड के ऊपर आके यहाँ जो फिल्ट्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कंसंट्रेटेड हो चुका। देन यहाँ से ऊपर की तरफ असेंडिंग लेम में देखो, असेंडिंग लेम क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड निकालता, सोल्यूट कम कर रहा है। तो जब किसी फिल्ट्रेट या सोल्यूशन से सोल्यूट कम होगा तो वो डाइल्यूट होता जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो असेंडिंग लेम चूँकि अब उसमें से सोल्यूट को या साल्ट्स को बाहर निकालता जा रहा है तो उस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। 12 से 800, देन 600, 400, 200, 100, और यहाँ से आप देखो कि उसमें से फिर जब ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से मूव करता हुआ लूप ऑफ फैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पहुंचा तो यहाँ से फिर वाटर जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। कैसे, मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ से वाटर चूंकि फिर निकल रहा है तो जब वाटर निकलेगा तो ज़ाहिर है सॉल्वेंट कम हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से देखें फिर कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, तो कलेक्टिंग डक्ट्स में भी फिल्ट्रेट से वाटर फर्दर बाहर निकलता जा रहा है। तो फिल्ट्रेट फर्दर कंसंट्रेटेड होता होता अल्टीमेटली जब एंड पे पहुंचता है फिल्ट्रेट तो वो 1200 जो मैक्सिमम उसकी कंसंट्रेशन है उस पर पहुंच चुका होता है। तो आप देखें जो फिल्ट्रेट बना था वो 300 यूनिट्स के ऊपर बना था, और जो यूरिन है स्टूडेंट्स अगर उसको आप देखो तो वो 1200 यूनिट्स के ऊपर है। तो मैं आपसे पूछ लूँ, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मार्क कर लें कि जो फिल्ट्रेट है और जो यूरिन है इसकी कंसंट्रेशन को हम देखें तो जो यूरिन है ये 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई है, री एब्जॉर्प्शन वाटर की, और वाटर की री एब्जॉर्प्शन मुख्तलिफ लोकेशंस की वजह से, मुख्तलिफ लोकेशंस पे वाटर की री एब्जॉर्प्शन से स्टूडेंट्स जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होता होता अल्टीमेटली यूरिन जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट 300 यूनिट्स पे था और जो यूरिन है वो 1200 यूनिट्स के ऊपर मौजूद होता है। तो इसका मतलब है कि 300 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तब 1200 बनता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 4 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड है यूरिन एज़ कम्पेयर टू दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो सबसे पहले बनता है फिल्ट्रेशन के नतीजे में। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब हम वापस ये जाकर देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स के जो वाटर बाहर आ गया था
असेंडिंग लिम्ब ने सोडियम क्लोराइड बाहर निकाला, तो जो सराउंडिंग थी सराउंडिंग कंसनट्रेटेड हो गई, और सराउंडिंग की कंसनट्रेटेड होने से जो स्टूडेंट्स डिसेंडिंग लिम्ब था, डिसेंडिंग लिम्ब से भी वाटर जो है वो बाहर आ रहा है, क्योंकि सराउंडिंग हाइपरटोनिक हो गई है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब से भी वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इस वाटर के साथ क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इस वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ पे जो वेजा रेक्टा मौजूद है, वेजा रेक्टा के अंदर ब्लड मौजूद है, तो स्टूडेंट्स ये वाटर इस वेजा रेक्टा के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो वाटर हमने रीअब्जॉर्ब करवाना था फिल्ट्रेट से, फिल्ट्रेट से पहले उस वाटर को बाहर निकाला जाएगा, और जब फिल्ट्रेट से वाटर को बाहर निकाला जाएगा तो फिर उसको बाहर से इंटरस्टिशियल फ्लूइड से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्टूडेंट्स ब्लड कैपिलरी वेजा रेक्टा के अंदर। अब बाहर निकालने के लिए सराउंडिंग को हाइपरटोनिक बनाया जाता है, और सराउंडिंग को कैसे हाइपरटोनिक बनाया जाता है, इसके लिए स्टूडेंट्स जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो बहुत रोल प्ले करता है। यहाँ से फ्लूइड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसकी परमेबिलिटी भी एक फैक्टर है डिसेंडिंग लिम्ब की। फिर यहाँ से वाटर जो फिल्ट्रेट है अपवर्ड मूव करता है, और सोडियम क्लोराइड और बाकी साल्ट्स वगैरह जो असेंडिंग लिम्ब बाहर निकालता है, तो ये एक फैक्टर है। इसकी वाटर इम्परमेबिलिटी भी एक फैक्टर है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स मिलकर स्टूडेंट्स जो सराउंडिंग है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको हाइपरटोनिक बनाते हैं। वाटर जो है वो यहाँ से फिर बाहर आ जाता है और फिर वेजा रेक्टा में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ये है स्टूडेंट्स काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को काउंटर करंट मल्टीप्लायर का नाम क्यों देते हैं, तो जो मल्टीप्लायर का वर्ड है अब इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो फिल्ट्रेशन रुक तो नहीं रही है ना, जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन हो रही है, तो ग्लोमेरुलस में कंटिन्यूसली फिल्ट्रेशन हो रही है, कंटिन्यूसली जो फिल्ट्रेट है वो लूप ऑफ हेनले के अंदर आ रहा है। तो इसी तरह से लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में कंटिन्यूसली फिल्ट्रेट मूव कर रहा है, और असेंडिंग लिम्ब में भी कंटिन्यूसली जो फिल्ट्रेट है वो मूव करता जा रहा है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट आता जाएगा वैसे वैसे जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें से जो आइंस हैं उनको बाहर निकालता जाएगा, और जो वाटर है वो डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलता जाएगा। इसका मतलब है कि जितना भी ऊपर से फिल्ट्रेट, हर बार जितना फिल्ट्रेट आएगा हर बार उसमें से स्टूडेंट साल्ट्स जो है उनको बाहर निकाला जाएगा, और वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल आएगा। तो हर आने वाले जो फिल्ट्रेट है उस हर आने वाले फिल्ट्रेट के साथ, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो सोडियम क्लोराइड है उसको बाहर निकाला जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो यहाँ से बाहर आ रहा है। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड या बाकी जो साल्ट्स हैं जो असेंडिंग लिम्ब फिल्ट्रेट से यहाँ बाहर निकाल के यहाँ पे भेज रहा है, उसकी तादाद जो है या उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो चूँकि बढ़ती जा रही है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लायर का वर्ड आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई के नतीजे में एक कोई चीज़ या आंसर जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो उसको फिर हम मल्टीप्लायर का नाम दे सकते हैं। तो हर आने वाले जो फ्लूइड है उसमें से साल्ट्स को असेंडिंग लिम्ब निकाल कर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाता जाता है, हाइपरटोनिक बनाता जाता है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लायर का नाम देते हैं। तो इस तरह से काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हुआ, आपने सीख लिया। अब नोट्स में जाते हैं, नोट्स में जाकर मैं आपको जो कंटेंट है उसकी तरफ रेफ़र कर देता हूँ, जो चीज़ें हमने रफ में सीखी। यहाँ पे इंट्रो में मैंने बताया कि जो अपोजिट मूवमेंट है फ्लूइड की वो काउंटर करंट है, और बताया कि लूप ऑफ हेनले में जो है वो आपको काउंटर करंट देखने को मिलता है फ्लूइड का, और वेजा रेक्टा में ब्लड का काउंटर करंट जो है वो देखने को मिलता है। ये चीज़ एक्सप्लेन की। फिर मैकेनिज्म जो है वर्किंग है उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो दो काउंटर करंट है, एक फिल्ट्रेट का लूप ऑफ हेनले के अंदर और फिर ब्लड का वेजा रेक्टा के अंदर, इसकी वजह से वाटर मैक्सिमम 99.5% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर आपको बताया कि जो असेंडिंग लिम्ब है वो वाटर इम्परमिएबल है, लेकिन वो NaCl को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, और कुछ और आइंस भी हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करता है। तो NaCl जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जब सराउंडिंग स्पेस में आएगा, इंटरस्टिशियम में आएगा, तो वो इंटरस्टिशियम जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगी। तो NaCl असेंडिंग लिम्ब से
निकल रहा है तो असेंडिंग लिम्ब से निकल कर वो सराउंडिंग में आ रहा है, तो सराउंडिंग तो हाइपरटोनिक होती जा रही है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट है वो कैसे होगा? तो असेंडिंग लिम्ब में जो फिल्ट्रेट है वो डाल्यूट होता जाएगा। क्यों? कि असेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या कर रहा है कि साल्ट्स को रिमूव कर रहा है। जब किसी चीज़ में से साल्ट्स को निकाला जाता है तो वो डाल्यूट होती जाती है। तो असेंडिंग लिम्ब आपको बताया कि वो चूँकि फिल्ट्रेट में से साल्ट्स को रिमूव करता है असेंडिंग लिम्ब, लिहाजा असेंडिंग लिम्ब से जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है तो डाल्यूट होता जाता है। लेकिन वो जो साल्ट सराउंडिंग में आ जाते हैं, तो सराउंडिंग में इंटरस्टिशियम में साल्ट्स के आ जाने की वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक ज़रूर हो जाता है। फिर इसका नतीजा जो है हमें डिसेंडिंग लिम्ब में देखने को मिलता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो असेंडिंग लिम्ब की एक्टिविटी से हाइपरटोनिक बन चुका। तो उसका नतीजा ये निकला कि डिसेंडिंग लिम्ब में जो वाटर है वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर परमिएबल है, और जो फिल्ट्रेट है डिसेंडिंग लिम्ब में तो वहाँ से वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए सराउंडिंग में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस से मूव कर जाएगा, जैसे कि आपको रफ में एक्सप्लेन किया। ये फिगर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि कैसे जो ऑस्मोलैरिटी है या कंसंट्रेशन है वो स्टूडेंट्स कहाँ कैसे बढ़ रही है और कहाँ कैसे कम हो रही है। मैं दोबारा इसको बता देता हूँ ताकि एक तरह से दोबारा से रिवीजन हो जाए। तो यहाँ फिल्ट्रेट 300 के साथ बना, तो यहाँ पे देखो जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट मूव कर रहा है तो फिल्ट्रेट कंसनट्रेटेड होता जा रहा है। क्यों? कि डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर आता है, तो जब किसी कंटेंट से वाटर निकाला जाता है तो वो चीज़ गाढ़ी हो जाती है, कंसनट्रेट हो जाती है। तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो यूरिन है जो फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड होता जा रहा है। यहाँ पे बैंड पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन, फिर यहाँ से असेंडिंग लिम्ब में अपोजिट होता है और असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट डाल्यूट होता जाता है। डाल्यूट होने की वजह क्या है? क्योंकि असेंडिंग लिम्ब जो है वो साल्ट्स को बाहर निकाल रहा है, सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल रहा है। जब किसी कंटेंट में से सोल्यूट को या साल्ट को बाहर निकाला जाता है तो वो चीज़ डाल्यूट होती जाती है, जैसा कि आप फिल्ट्रेट को यहाँ पे देख सकते हो। फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में दोबारा से स्टूडेंट्स जो है वाटर बाहर निकाला जा रहा है, और वाटर के बाहर निकलने से फिल्ट्रेट इसमें दोबारा से कंसनट्रेटेड होता जा रहा है, और मैक्सिमम जो है वो एंड के ऊपर ये कंसनट्रेट हो जाता है। जब ये यूरिन बन जाता है तो तकरीबन इसकी कंसनट्रेशन 1200 ऑस्मोलैरिटी के ऊपर होती है, और हम कहते हैं कि ये 4 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये जो नंबर्स हैं ना, ये यूनिट्स हैं, इनको ऑस्मोल्स कहते हैं। तो ये 300 हो, 1200 हो, 600 हो, जो भी हो, तो ऑस्मॉल्स हैं। और यहाँ पे जो ऑस्मॉल्स हैं ये मिली ऑस्मॉल है, जो यूनिट है ऑस्मोलैरिटी का उसको ऑस्मॉल कहते हैं। तो ऑस्मॉल को OSM से इंडिकेट किया जाता है। मिली लगाना है तो पीछे M जो है वो लिखना पड़ेगा, तो MOSM अगर लिख दिया जाए तो इसका मतलब है कि मिली ऑस्मॉल, और मिली ऑस्मॉल पर लीटर। तो ये यूनिट है स्टूडेंट्स ऑस्मोलैरिटी का, मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये जो नंबर्स हैं इनको अगर आप पढ़ना चाहो यूनिट के साथ तो इसको आप कह सकते हो 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये आपको एक्सप्लेन किया मैंने। देन ये वही फिगर है जो ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा और से अंदाज में। यहाँ पे भी वही देख सकते हो कंसंट्रेशन यहाँ पे डाल जो स्टूडेंट्स का फिल्ट्रेट है वो कंसनट्रेटेड होता जा रहा है मैक्सिमम, फिर डाल्यूट होता जा रहा है, और फिर आगे कलेक्टिंग डक्ट में दोबारा से उसकी कंसंट्रेशन होगी। साथ जो ब्लड है स्टूडेंट्स, ये देखें कि जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे निकला था, ये सोडियम क्लोराइड वेजा रेक्टा में जा रहा है, ये साल्ट वेजा रेक्टा में जा रहे हैं। वेजा रेक्टा में जो ब्लड है वो इन साल्ट्स को जो है वो अपटेक कर रहा है, तो इसलिए उस ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और ब्लड यहाँ पे बैंड पे आके मैक्सिमम कंसनट्रेटेड हो गया। और देन उसके बाद वो जो ब्लड है वेजा रेक्टा का यहाँ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ ऊपर जाते हुए वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा है, और वाटर के रीएब्जॉर्ब होने से स्टूडेंट्स उस ब्लड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और अल्टीमेटली वो वापस से 300 पे आ जाती है। तो देखें वेजा रेक्टा के अंदर जो ब्लड इंटर हुआ था वो 300 मिली ऑस्मोल का था पर लीटर, और जो वाटर निकल रहा है यहाँ से वो भी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर पे है, तो बीच में एडजस्टमेंट हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो सोडियम क्लोराइड वगैरह स्टूडेंट्स जो जितने भी आइंस असेंडिंग लिम्ब ने रिमूव किए थे वो वाटर के अंदर जो पहले तो सराउंडिंग में है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, और वहाँ से फिर वेजा रेक्टा के अंदर वो सोडियम क्लोराइड वगैरह जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक फिर सवाल पैदा नहीं होता कि यहाँ तो कंसंट्रेशन बढ़ानी थी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की,
इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ानी है, उसको स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक बनाना है, लेकिन ब्लड तो हमारा काम ख़राब कर रहा है। ब्लड हमारा काम जो है वो ख़राब इस तरह से कर रहा है कि वो तो उन साल्ट्स को अपटेक किए जा रहा है। तो जब साल्ट्स यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं, तो ये स्टूडेंट्स किस तरह से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है फिर हाइपरटोनिक जो है वो रह सकेगा। तो इसके लिए ये है कि जैसे ही यहाँ से स्टूडेंट्स ये साल्ट्स यहाँ से ब्लड लेके आगे जा रहे हैं, तो यहाँ से देखो फर्दर यहाँ से फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है ना, तो फर्दर और साल्ट्स यहाँ पे आता जा रहा है, आता जा रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये मल्टीप्लायर के तौर पे एक्ट करता है, यानी जैसे जैसे इसको फिल्ट्रेट मिलता जाएगा असेंडिंग लिम्फ को, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो साल्ट्स हैं उनको यहाँ पे रिमूव करता जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे शो नहीं किया गया है, जैसे ही स्टूडेंट्स ये ब्लड वेजा रेक्टा में इस जगह पे पहुँचता है, तो यहाँ से साल्ट्स जो यहाँ पे दाखिल हुए थे असेंडिंग लिम्फ के आसपास, जो साल्ट्स इसमें को मिले थे ब्लड में, यहाँ से वो साल्ट्स उनको बाहर निकाल दिया जाता है, वो साल्ट्स यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो अगर वो साल्ट्स वापस नहीं आए, बाहर नहीं आए, तो फिर तो ये कभी कंसनट्रेटेड, ये सराउंडिंग कभी कंसनट्रेटेड हो ही ना। ये सराउंडिंग जो है वो एक बार हाइपरटोनिक बनने के बाद दोबारा से वो उसकी हाइपरटोनिसिटी ख़त्म हो जाए, तो उसको तो हाइपरटोनिक रहना है और ज़्यादा रहना है। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर ये साल्ट्स जो हैं एक बार ब्लड में इंटर हो गए हैं, तो यहाँ से जब ब्लड ऊपर को निकलेगा और बाहर की तरफ जाएगा, तो वापस है कि जो इसने साल्ट्स लिए थे उनको वापस कर दे। तो जो साल्ट्स असेंडिंग लिम्फ के साथ साथ एब्जॉर्ब होते हैं, उन उस साल्ट्स को यहाँ डिसेंडिंग लिम्फ के साथ साथ वापस इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज़ कर दिया जाता है। इस तरह से ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो परमानेंटली स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक रहता है, और इसके परमानेंटली हाइपरटोनिक रहने में ये है कि डिसेंडिंग लिम्फ से परमानेंटली वाटर जो है वो बाहर आता रहता है, और इस वाटर को वेजा रेक्टा में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अल्टीमेटली जो चीज़ जो है रीअब्जॉर्ब होती है इस सारी एक्टिविटी में, वो वाटर है, जो कि पहले फिल्ट्रेट से बाहर आया और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और यहाँ से वो वेजा रेक्टा के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लायर क्यों कहते हैं? मल्टीप्लायर नेचर मैंने अभी भी आपको बताई, पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे ऊपर से फिल्ट्रेट आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेजा जा रहा है असेंडिंग लिम्फ की तरफ से, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में निकल रहा है डिसेंडिंग लिम्फ की एक्टिविटी की वजह से। तो कंसंट्रेशन साल्ट्स की इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बढ़ती जा रही है, दैट्स व्हाई इट्स मल्टीप्लायर, अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट ऑपोजिट फ्लो ऑफ अपोजिट फ्लो है फ्लूइड्स का, और मल्टीप्लायर इसलिए कि इसके नतीजे में सराउंडिंग में कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे भी वही चीज़ है काउंटर करंट मल्टीप्लायर वाली। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ऊपर से स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट आता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो साल्ट्स हैं वो बाहर भेजे जा रहे हैं, और साल्ट्स के बाहर आने की वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, हर आने वाले फिल्ट्रेट से यहाँ पे साल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो ये फिर मल्टीप्लायर हुआ, क्योंकि ये कंसंट्रेशन को सराउंडिंग में मल्टीप्लाई करता जा रहा है। वेजा रेक्टा का क्या रोल है ये इस सारी एक्टिविटी में? ये आपको बताया कि वेजा रेक्टा का एक वो हिस्सा जो असेंडिंग लिम्फ के साथ है, वो सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करता है और बाद में वापस कर देता है, और वापस रिलीज़ कर देता है, ताकि जो हाइपरटोनिसिटी सराउंडिंग में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बनी है वो मेंटेन रहे। और स्टूडेंट्स जो वेजा रेक्टा का पार्ट है जो डिसेंडिंग लिम्फ के साथ साथ है, डिसेंडिंग लिम्फ के साथ साथ जो वेजा रेक्टा का पार्ट है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। तो दोबारा से अगर फिगर की मदद से आप इसको देखना चाहें, तो वेजा रेक्टा का वो पार्ट जो स्टूडेंट्स करीब है, क्लोज है असेंडिंग लिम्फ के, यहाँ से अब इसको देख लें, ये ज़रा फ्री फिगर है। वेजा रेक्टा का वो पार्ट जो असेंडिंग लिम्फ के साथ है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आ गया ना, तो ये इसमें चला जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ब्लड यहाँ पे पहुँचेगा तो ये सोडियम क्लोराइड को वापस यहाँ पे रिलीज़ कर देगा, ताकि स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हाइपरटोनिसिटी बना दी है असेंडिंग लिम्फ ने अपनी मेहनत से, अपनी एक्टिविटी से, वो हाइपरटोनिसिटी जो है वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि जो साल्ट्स जो हैं वो असेंडिंग लिम्फ ने निकाले थे, तो ब्लड जो है वो उन साल्ट्स को रिमूव करता जाए,
अगर ब्लड उन साल्ट्स को रिमूव करता जाए तो फिर इसका मतलब हुआ तो यहाँ पे हाइपरटोनिसिटी फिर कभी भी मेंटेन ना रहे। तो हाइपरटोनिसिटी मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि जो साल्ट्स ब्लड में इंटर हो जाएं तो यहाँ से उन साल्ट्स को वापस रिमूव कर दिया जाए। तो ये सराउंडिंग हमेशा स्टूडेंट्स हाइपरटोनिक रहती है और यहाँ से वाटर डिसेंडिंग लिम्फ से निकलता रहता है जो अल्टीमेटली वेजर एक्टा में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वेजर एक्टा का रोल भी हमने इसको 2-3 बार जो है वो डिस्कस कर लिया, देख लिया। अब हम जाते हैं स्टूडेंट्स जो दूसरा मैकेनिज़्म है, दूसरा जो मैकेनिज़्म है वो है स्टूडेंट्स हार्मोनल मैकेनिज़्म। लेकिन उससे पहले ये एक और हेडिंग मौजूद है, सिग्निफिकेंस ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये देख लें, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप बताने के काबिल हो। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है किडनी का, वो आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड होता जा रहा है। दोबारा से मुझे डायग्राम की तरफ जो है वो रेफ़र करना पड़ेगा। इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, जो सराउंडिंग का फ्लूइड है, वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, कंसनट्रेटेड हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इस फिगर में, आप सिर्फ जो सराउंडिंग वाला फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसको फोकस करो। मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ यहाँ पे। जो सराउंडिंग वाला फ्लूइड है यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, आप देखो तो वो ग्रेजुअली कंसनट्रेटेड होता जा रहा है। कॉर्टेक्स में उसकी कंसनट्रेशन कम है, फिर मेडुला के अंदर जो आउटर मेडुला है, ऊपर वाला पार्ट है, उसमें कंसनट्रेशन फर्दर बढ़ गई। देन अगर आप इनर मेडुला में आते हो तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है तो वो फर्दर कंसनट्रेटेड होता जाएगा। इसका मतलब है कि इनर मेडुला इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड पार्ट, या जो आप कह लो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट इन इनर मेडुला इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड, या मोस्ट कंसनट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ प्रेजेंट इन इनर मेडुला। तो आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर से नीचे की तरफ फ्रॉम कॉर्टेक्स टू द इनर मेडुला जो कंसंट्रेशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, वो इंक्रीज होती जा रही है। और ये वजह क्या है? इसकी वजह है असेंडिंग लिम्फ लूप ऑफ हेनले, जो कंटिन्यूसली सोडियम क्लोराइड और बाकी आयंस को सराउंडिंग में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव करता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हम फिर कह सकते हैं कि कॉर्टेक्स से जब बात चली है और मेडुला की तरफ आई है तो ग्रेजुअली कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और इनर मेडुला जो है वो फिर हाईली कंसंट्रेटेड पार्ट है। इसको एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए। तो ये जो ग्रेजुअली कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ रही है, या सराउंडिंग या इंटरस्टिशियल फ्लूइड ग्रेजुअली कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, ये मेन फैक्टर है हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। क्यों ये मेन फैक्टर है भाई? इसी की वजह से तो यूरिन जो है वो इसी की वजह से तो जो वाटर है वो बाहर की तरफ जो है वो निकला था। अगर जो है वो सराउंडिंग्स हाइपरटोनिक नहीं बनेंगी, सराउंडिंग्स जो हैं अगर वो हाइपरटोनिक नहीं बनती हैं तो यहाँ से वाटर फिर कैसे बाहर निकलेगा? तो सराउंडिंग्स को हाइपरटोनिक बनाया जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हाइपरटोनिक बनाया जाता है, तो उसके नतीजे में वाटर यहाँ से बाहर निकलता है ना, तो फिर उस वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है ना। तो इसका मतलब है कि ये ग्रेजुअल कंसंट्रेशन होगी, वाटर बाहर निकलेगा, फिर उसको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, और वाटर जब रीअब्जॉर्ब होगा तो जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। यही पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मैमल्स में ख़ास तौर पे जो मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनकी किडनीज जो हैं इस हवाले से ख़ास तौर पे स्पेशलाइज्ड हैं कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में और मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में। अब इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। दो मेजर हार्मोन्स का यहाँ पे हमने जिक्र करना है। हार्मोनल मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट असेंडिंग लिम्फ कर रहा है ना सोडियम की, इसमें एक हार्मोन जो है वो अपना रोल प्ले करता है, और वो हार्मोन है स्टूडेंट्स एल्डोस्टेरोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो असेंडिंग लिम्फ जो है लूप ऑफ हेनले का, वहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड को एक्टिवली बाहर निकाला जाता है, इस सोडियम क्लोराइड को एक्टिवली बाहर निकालने में, पंप करने में एल्डोस्टेरोन अपना रोल प्ले करता है। इसका मतलब है जितना ज़्यादा एल्डोस्टेरोन आएगा उतना ज़्यादा NaCl जो है वो बाहर निकलेगा। असेंडिंग लिम्फ जो है वो उतना ज़्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा सोडियम क्लोराइड की, और ज़ाहिर है सराउंडिंग उतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगी और उतना ही ज़्यादा वाटर जो है वो बाहर निकलेगा, और उतनी ज़्यादा वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी। और ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज़ होता है? ये एड्रीनल ग्लैंड है
किडनीज के ऊपर ग्लैंड पड़ा है, एड्रिनल ग्लैंड। उस एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला हिस्सा है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स कहलाता है। तो ये एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला एक हार्मोन है। फिर स्टूडेंट्स एक और हार्मोन है जो एक और जगह वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, वो हार्मोन है स्टूडेंट्स ADH। इसको लास्ट लेक्चर में भी जिक्र हुआ था, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन, यहाँ पे मैं इसकी दोबारा से फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ए एंटी और डी जो है वो डायरेटिक के लिए है स्टूडेंट्स, और एच जो है वो हार्मोन के लिए है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसका एक और नाम भी तो आपको बताया था, रिकॉल कर सकते हो आप एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम आपको वैसोप्रेसिन जो है वो बताया था। तो स्टूडेंट्स ये वैसोप्रेसिन, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये कहाँ से स्टूडेंट्स, ये जो वैसोप्रेसिन है ये बनाता जो है ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस ADH या वैसोप्रेसिन वो बनाता है। वो बनाने के बाद जो पोस्टीरियर लूब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पे ADH स्टोर होता है और ज़रूरत पड़ने पर पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लूब से ADH या वैसोप्रेसिन जो है वो रिलीज़ होता है। और वैसोप्रेसिन जो है वो एक्ट करता है स्टूडेंट्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो कलेक्टिंग डक्ट है इनके ऊपर। तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है, इनमें वाटर चैनल्स को ओपन करने के लिए और इनको वाटर परमिएबल बनाने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब ADH आएगा तो ADH के आने के की वजह से ये जो दोनों है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, ये वाटर परमिएबल हो जाते हैं। तो इनकी परमिएबिलिटी वाटर परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे इनमें से वाटर निकल कर वापस जो है वो स्टूडेंट्स बैक टू किडनी, यानी हमें कहना चाहिए कि किडनी का जो ब्लड है वापस उसमें चला जाता है। तो यही तो मकसद है कि जो नेफ्रॉन है उसमें से, ये नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें से ज़रूरत पड़ने पर मैक्सिमम जो वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब किया जाए, रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजा जाए, और इस सूरत में जो यूरिन बनेगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। तो हार्मोनल कंट्रोल में आपको दो हार्मोन्स याद रखने हैं। ये दो हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं ये याद रखने हैं, किस जगह पे एक्ट करते हैं ये याद रखना है, और इनका रोल क्या है ये आपको याद रखना है। एल्डोस्टेरोन होगा, ADH जो है ये ज़्यादा होगा, इनके ज़्यादा रिलीज पे स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंसनट्रेशन है यूरिन की वो होगी या कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। और एल्डोस्टेरोन या ADH कम होंगे तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा, ये ज़्यादा होंगे तो कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगा। तो ये स्टूडेंट्स चार एस्पेक्ट्स आपको इनसे रिलेटेड याद रखने हैं। अब कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको पता होने चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगरचे जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है, यूरिन कंसंट्रेशन का मैकेनिज़्म वो यहाँ ऊपर एंड हो गया। तो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो और ज़रूरत पड़ने पर आप उनको इस्तेमाल कर सकें। हमने जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा तो वहाँ नेफ्रॉन की टाइप्स पढ़ी थी, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं ये स्पेशलाइज्ड नेफ्रॉन्स हैं हाइपरटोनिक यूरिन बनाने के लिए, और इन नेफ्रॉन्स का स्टूडेंट्स जो लूप ऑफ हेनले है ना वो लॉन्गर होता है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी रीजनिंग जो है वो पूछी जा सकती है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले लॉन्गर है। लॉन्गर होने का मतलब है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो डेवलप किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है उसको यहाँ से निकाल के तो उसको रीअब्जॉर्ब किया जा सके। यही वजह है कि इनका लूप ऑफ हेनले लॉन्गर है, यही वजह है कि ये स्पेशलाइज्ड हैं हाइपरटोनिक यूरिन बनाने के लिए। और दूसरा ये है कि हाइपरटोनिक यूरिन या कंसनट्रेटेड यूरिन किन कंडीशंस में बनता है, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर हो, यानी हमारे लिए वाटर कम अवेलेबल हो और बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो। और दूसरा कि जब सफिशेंट सप्लाई होगी वाटर की तो उस सूरत में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है। ज़ाहिर है बॉडी के अंदर पानी काफ़ी है तो वाटर को फिर इतना ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ADH का आपको बताया कि अगर कम ADH होगा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, और ज़्यादा ADH होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। और लास्ट पे एक और बहुत कीमती पॉइंट है कि वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है, जो बाकी कंटेंट है
जो यूरिन का उसको इफेक्ट नहीं करती, यानी वाटर कम रीएब्जॉर्ब हो या ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो, उसमें यूरिया इतना ही हो, एक जितना ही होगा। मैं इस पॉइंट को एम्फोसाइज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर यूरिन जो है आपका डाइल्यूट बने या यूरिन जो है वो स्टूडेंट्स कंसनट्रेटेड बने, इससे बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं यूरिन में, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी दोनों सूरतों में जो यूरिन है उसमें सेम अमाउंट ऑफ यूरिया होगी, खा डाइल्यूट यूरिन हो या कंसनट्रेटेड यूरिन हो, उसमें यूरिया ऑलमोस्ट उतना ही होता है। उसकी यूरिया की कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वाटर की री एब्जॉर्प्शन कम हो या ज़्यादा हो। आई होप कि ये तमाम एस्पेक्ट्स आपको समझ आए होंगे। बहुत डेप्थ में जाके फेडल और केपी के दोनों किताबों में लिखा हुआ कंटेंट उससे कहीं ज़्यादा आगे जाकर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन पूछेगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।